वो सब करने के बाद हमने उसको 8 इंची के गमलों में लगा दिया है। अब ये इस वक्त आपके 8 इंची के गमलों में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब आप अपने इसको ग्रो कर लिया। अब इसमें 2 चॉइसेस है आपके पास। एक ये है कि आप इसको क्या कहते हैं, एक फूल लेना चाहें, या आप 3 फूल लेना चाहें, या आप उसमें 5 फूल, मैक्सिमम आप इसमें 5 फूल ले सकते हैं। और कुछ वैरायटीज ऐसे हैं जैसे स्नोबॉल है, स्नोबॉल में आप 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे ही आप 5 की वो तैयारी करते हो तो आप देखोगे वो फूल जो है उसका आपका साइज बड़ा छोटा हो जाता है, और फिर और थोड़ा बिखरा बिखरा भी हो जाएगा। तो कुछ वैरायटीज में ही आप 5 ले सकते हो। जैसे आपके है एक सनबर्स्ट है, और राजा है, और आपका है एक इवन कासा ग्रांडी में भी आप 5 ले सकते हैं। तो कुछ फूल लार्ज फ्लावरिंग ऐसे हैं जिनमें आप 5 ले सकते हैं। तो ओके, जब आप एक फूल लेना चाहते हैं तो क्या होता है, इन सब इन क्रिसैंथेमम्स में इसके आप इसको चलने देंगे, आप इसकी हाइट इसको ले जाने देंगे, साइड से जो आपकी शूट्स निकल रही हैं उनको सबको डिस शूटिंग करेंगे, उनको निकाल देंगे। देखिए ये जो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है, जो हम ट्रेन करते हैं क्रिसैंथेमम्स को, ये कल्चरल मेथड है ऑफ इवन रिड्यूसिंग द ग्रोथ, the height of it and the growth of it. So when we are telling you for other 3, 5 unke liye, then there are techniques by which we reduce the size. Now for one flowering, the only method that is there to reduce the size and not have a very tall one, because usko hum kuch technique use nahi karenge, usko बढ़ने देंगे। तो वो बढ़ने देंगे तो वो लंबा होता जा सकता है, तो लंबा होके फिर उसके ऊपर आपका फूल आ सकता है। तो इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है, थ्रू planting it at a late stage. So if you plant one flower, one cuttings, you plant them in the month of August 15. Then you have less period, so वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो इसकी मैंने आई थिंक पॉट मिक्सचर आपको पहले भी बता दी है, बट 8 इंची के गमले में जब हम बनाते हैं इसको, तब हमने कहा था 2 हिस्सा इसमें गोबर की खाद थी और 2 हिस्सा पत्ती, 1 हिस्सा इसमें मिट्टी और थोड़ी सी नीम खली और ऊपर से बोन मील की मिक्सचर, थोड़ा चाकोल भी मिला दीजिए और सूखे पत्ते। वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉट को कैसे भरना है। नीचे आप पॉट में खूब सारे ठीकरी लगाएंगे, तो बड़े ठीकरी आप सबसे नीचे, फिर मीडियम वाले ठीकरी उसके ऊपर एक लेयर, और सबसे छोटे वाले ठीकरी उसके ऊपर एक लेयर। जब आप 1, 2, 3 ये इस तरह से ठीकरियां लगाएंगे तो आपका गमला जो है कम से कम आप समझे ऑलमोस्ट 1/3 ठीकरियों से भर जाता है। सबसे जरूरी बात गुलदावरी की क्या है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। जब हम इसको रिच बना रहे हैं, इसकी सॉइल को रिच बना रहे हैं, तो हम उसमें अगर ठीक से प्लांटिंग नहीं करेंगे तो पानी रुकने का डर रहता है। तो इसलिए हम इतने सारे इसमें ठीकरियां भरते हैं। अच्छा, ठीकरियां भरने के बाद जब हम ठीकरियां भर देते हैं इसमें, फिर हम नीचे एक लेयर ऑफ कोई भी अच्छी सूखी हुई आपकी जो पत्तियां हैं, I don't know Nisha why Swarupa Chatterjee is calling me, so I think she wants to come into the lecture. आप देख लो। तो जब आप इसमें ये ऑर्गेनिक मैटर नीचे बिछा डालेंगे ठीकरी के ऊपर, तो अगर यदि थोड़ा बहुत पानी रिस के भी वो हो जाता है,
आ जाता है तो ये पत्तियां हैं वहां प्रोटेक्ट करने को। इस पत्तियों के ऊपर अब आपने ये मिक्सचर जो मैंने बताया है ये भर के आप डालेंगे इसमें, और ऊपर से आप बोन मील की मिक्सचर डाल के इसको आपने धूप में कम से कम 1 हफ्ते रखना है। तो ये नहीं हो सकता कि आप आज मिक्सचर बनाएं और आज ही आप उसमें पौधा लगाएं। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था मिक्सचर पहले से बना के गमले पहले से तैयार करके आप रख लीजिए। अभी भी आप कोई लेट नहीं, अभी भी अगर आप चाहें लार्ज फ्लावरिंग के लिए अभी भी आप गमले बना के उनको रख दीजिए, बारिश का पानी पड़ने दीजिए और गर्मी पड़ने दीजिए, सब कुछ। जब ये सारी आपकी इतनी सारी वो एनवायरमेंटल फोर्सेस काम करेंगी तो ये जो मिक्सचर आपका ना मैच्योर हो जाएगा। इसका ये मतलब है स्टेबल हो जाएगा। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए वो सब खत्म हो जाएंगी, हो के सारे केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद अब ये जो मैटर है ये आपका बिल्कुल स्टेबल। अब जब ये स्टेबल हो गया है तो अब इसमें आप प्लांटिंग कर सकते हैं। तो आप कटिंग लिया और आपने कटिंग डाली। देखिए एक फ्लावर वाले कटिंग आप 15 अगस्त तक ला सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं। The other thing you have to keep in mind is that ये भरी धूप में होगा, कहीं छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसकी जितनी धूप ऊपर से पड़ेगी उतना कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा इसमें। अगर जैसे ही आप इसको किसी पेड़ की छांव गिरी या बिल्डिंग का छांव पड़ा उसके ऊपर तो इमीडिएटली आप देखोगे इसकी ग्रोथ जो है वो सफर करती है। तो यदि हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसे बिल्कुल खुले वाले धूप में और उसमें हमने रखना है। तीसरी चीज, हमें पानी का बड़ा ध्यान रखना होता है। पानी किस तरह से हम रेगुलेट करते हैं? All these factors that I am telling you are aiding towards the influencing the growth of the root and also the height and vigor of the plant. Both, all these points are towards that. Okay, so now when you have watering, then you have to allow it to suffer water stress. Now what is water stress? इसका मतलब जब तक पौधे की पत्तियां नीचे लटक न जाए तब तक आप पानी मत दीजिए। अब यहाँ पे न्यू कमर्स को और मोस्ट पीपल को, गार्डनर्स को ये घबराहट बड़ी होती है, अरे अरे नहीं लटक गया पौधा मरेगा। नहीं मरेगा, बिलीव मी, हम ऐसे ही पानी देते हैं। तो यदि बीच में बारिश हो गई या नमी रह गई वातावरण में तो आपको इस बात का देखना है कि जब तक पौधा ना मांगे मैं पानी नहीं दूंगी। तो इस तरह से रेगुलेटिंग वाटर is very important for chrysanthemums. The other part of the water is that too much of rainwater is also not good for it. When you find कि लगातार there is a forecast also right now. I was watching BBC says that Monday onwards every day there is rain. So now when this is going to happen, I'm already wary of it. I'm already prepared. तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, एक पन्नी तैयार करके रखती हूँ और मैं अपने जो गुलदावरी के गमले हैं उस पन्नी के नीचे डालती हूँ। जब बारिश खत्म हो जाती फिर वो पन्नी उठा देते हैं हम, या जब सूरज सुबह का समय हो, सूरज उग रहा हो तब हम उसको निकाल देते, सारी रात खुला रहने देते। बस ये ध्यान रखना है कि एक्सेस पानी ना जाए। या एक्सेस पानी आपने देख लिया तो गमलों को भी उल्टा दीजिए, उल्टा नहीं दीजिए, झुका दीजिए। तो उसके नीचे एक ईंट का टुकड़ा या कोई पत्थर रख के उसको ऐसे लिटा दीजिए तो जो भी पानी है वो अंदर पॉट के नहीं जाएगा, बाहर से निकल जाएगा। यदि आपने मेरी तरह जैसे मैंने बताया वैसे पॉट भर लिया तो आपको कोई चिंता वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, बट लगातार आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। तो ये पानी का आपने ध्यान देना है। थर्ड थिंग जो है वो है फीडिंग। तो फीडिंग आपको क्या देना होता है, फीडिंग किस तरह से देना होता है? फीडिंग अब ये हमने ये प्लांट लगा दिया,
अब प्लांट हमारी जब तक स्टेबलाइज होके इसमें न्यू ग्रोथ आप नहीं देखोगे और ये आगे चल के इसकी स्टेम बने, और फिलहाल मेरे वाले में है 2, 4 और 6 पत्ते ही है अभी फिलहाल हाइट के वाले, इधर से अभी 6 पत्ते हैं। नहीं, अभी 6 पत्ते जब हैं तो हम जब तक कि 8 से 10 पत्ते ना हो जाए मैं अभी फीडिंग स्टार्ट नहीं करती। तो 8 से 10 पत्ते हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद हम रेगुलर फीडिंग स्टार्ट करते हैं। फीडिंग के का क्या मतलब है? फीडिंग हम देते हैं लिक्विड मेन्योर, और लिक्विड मेन्योर हम देते हैं हर 7वें दिन। तो लिक्विड मेन्योर या तो आप गोबर की खाद का पानी बनाइए या फिर नीम खली एंड बोन मील का बनाइए। इन दोनों के अलावा बीच में आप एक दफे बायोवीटा देंगे। तो देखिए 7वें दिन, जैसे आज पहला दिन है तो 7 दिन मैंने बीच बीच में जैसे देखा कि मेरा पौधा लटक गया तो मैं उसको पानी देती हूँ, फिर आगे चलते जाते हैं जब तक कि फिर ना लटके, पानी नहीं देते हैं। 7वें दिन हम देख लेते हैं क्या दशा है पौधे की, और पौधा अगर सीधा खड़ा हुआ है तो वेट करते हैं, जिस दिन वो लटक जाता है उस दिन उसको पानी देते हैं। तो 7 दिन भी हो सकते हैं, 8वां दिन भी हो सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो 8वें दिन आप पानी देके फिर उसके साथ आप लिक्विड मैन्योर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो 7वें दिन या 8वें दिन आपने लिक्विड मैन्योर दिया, फिर आपने जैसे मैंने बताया वैसे ही पानी देते रहे, और फिर उसके 16वां दिन या 15वां दिन या 16वां दिन फिर से अगर पौधा लटक गया तो आपने पानी दी, और फिर इस बारी आप उसमें गोबर का पानी दे दिया। पहले आपने नीम खली का पानी दिया तो इस बारी आपने गोबर का पानी दे दिया। फिर उसके बाद फिर 7वें दिन आप, या 7वें दिन से पहले भी आप बीच में बायोवीटा दे सकते हैं। इन दोनों दिन के बीच में, मतलब 7वें दिन और 16वें दिन के बीच में कभी भी आप 10वें या 11वें दिन आप बायोवीटा दे सकते हैं। बिकॉज बायोवीटा का काम क्या है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। इन 2 खाद में जो हमने डाला है उसमें ज्यादातर आपका नाइट्रोजन जा रहा है और थोड़ा बहुत आपका फॉस्फोरस जा रहा है विद द बोन, ठीक है। और तो गोबर की खाद जब देते हैं उसमें थोड़ा बहुत पोटाश भी जाता है। तो जब हम बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल देते हैं तो एक बैलेंस फूड चलता जा रहा है। तो इस तरह से हम हर 7वें दिन इसको फीड करते रहेंगे। तो फीडिंग एक तरीका है ऑफ कंट्रोलिंग द number of branches, the rate of growth, and the quality of bloom also later. That all is because of this constant nutrient supply. अच्छा, अब ये पौधा आपको जब ये 8-10 पत्ते का हो जाता है, 8 या 10 पत्ते का जब हो जाते हैं, जब इसमें 10 पत्ते, क्योंकि 2 पत्ते एक टाइम पे 2 पत्ते निकलते हैं, तो 2-2 पत्ते करके जब ये निकलता है और 8वें या 10 पत्ते जब हो जाते हैं तब हम इसके 2 पत्ते निकाल देते हैं। तो यानी कि हम 9 और 10 और 7 और 8 ये दोनों, ये चारों निकाल देते हैं, तो वी आर बैक टू 6 पत्ती। अब उसको हम पिंच कर देते हैं, ठीक है। जहां हमने उसको हल्का सा पिंच कर दिया और उंगलियों से पिंच कर दिया उसको, तो वहीं से उस गांठ से आप देखोगे आगे चल के वहीं से ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो ये ब्रांचिंग, आप जब ये ब्रांचिंग में भी हर एक ब्रांच में जब 7 से 8 पत्ते हो जाते हैं तो ये जो है ये लैटरल ग्रोथ होती है, ये इस तरह से ग्रो होने लगता है। तो उसी टाइम आप खपच्ची, हाँ बताइए दीपा जी, आप कुछ कह रहे हो दीपा जी? अच्छा, because I just, Shama ji, please repeat this. Okay. श्यामा जी, उनको समझ नहीं आया जो आपने लैटरल उसका करा पिंचिंग का। I got a message just now. Okay. Yeah. Acha. Okay. Let me now just take one. I'll just take one piece of chrysanthemum ki dandi.
देखिए ये आपका ग्रोथ है, ठीक है ना। आप इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास है ये है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये। तो मुझे 4 निकालने हैं, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ हो गई, ये आपने जो कटिंग लगाई है ये उसकी ग्रोथ है। तो आप ऊपर से इसको 4 आपके, देखिए ये अंदर की है 2 और ये बाहर की है 2, ये 2। तो हमने इसको सॉफ्टली उंगली से ये निकाल दिया, ठीक है। ये तोड़ दिया हमने, यहाँ से 4 पत्ती निकाल के ये हमने अपनी नाखूनों से हमने इसको निकाल दिया। ये करने का समय होता है वैसे अर्ली मॉर्निंग, जब अभी तक पानी आपने दिया नहीं और सैप इसके अंदर अभी गया नहीं। आपको पता है ना, सुबह के समय सूरज उगने से पहले ये बिल्कुल डोरमेंट है, फिर सूरज उगते ही जैसे सूरज की किरणें उगने लगती है, इसके अंदर भी जमीन से सैप बढ़ने लगता है और प्लांट अपना सैप खींच के उसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर तक ले जाता है, जहां तक इसकी टॉप मोस्ट ग्रोथ है। तो अगर आप ये करोगे अर्ली मॉर्निंग, अभी सूरज नहीं उगा, तो ये आराम से आपकी दोनों उंगलियों में निकल आएगा, क्योंकि इसकी बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, सैप नहीं होता, तो वो आराम से टूट जाता है। जब ये टूट गया तो यहाँ जहां से मैंने इसको तोड़ा है, ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, यहीं से आगे चल के इसमें शाखें निकलेंगी। और देखिए ये ग्रोथ जो है, ये सीधा ग्रोथ है ना, ये वर्टिकल ग्रोथ है। तो जो भी कटिंग आप लगाओगे, कटिंग्स या सकर्स, उनकी ग्रोथ हमेशा सीधी होती है। जब आप पिंचिंग करते हो, वो ग्रोथ जो होती है आपकी, वो लैटरल यूं ग्रो होती है। और ये हमको चाहिए इस तरह की ग्रोथ। जब ये इस तरह से ग्रोथ होता है तो हमको इसको ट्रेन करने में आसानी रहती है। फिर हम उस पर कपच्ची लगा के इधर से इधर बांध देते थे, जो भी वो शाख है वो इस कपच्ची से बांध देते हैं, उसको उधर से बांध देते हैं। तो दैट इज हाउ our gamla gets that very nice neat little look. Okay, so ये जब आपने 10 पत्तों के लेवल पे आप आ गए, लगभग मेरे हिसाब से ये होगा आपका, देख के चलिए, अभी तो मैंने काट दिया है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 6 इंच की हाइट हो जाती है। तो यदि आप पत्ते गिनना नहीं चाहते हैं तो आप 6 इंच की हाइट ले लीजिए। जब वो 6 इंच की हाइट पकड़ ले तो ऊपर से 4 पत्ते निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो भी आपको वही रिजल्ट देगा। अब थोड़े दिनों के बाद इसमें से शूट्स निकलेंगी। जो आपका एक फ्लावर है वो तो सीधा चले ही जा रहा है, उसकी हम टर्मिनल बड लेंगे, तो वो उसको तो हमने जाते रहना है, उसको खुले धूप में रखना है ताकि वो ज्यादा हाइट ना पकड़े, ठीक है। तो ये तो एक फ्लावर चल रहा है, ये जो अब शूट्स आ गई, अब इसमें हम फीडिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, पानी जैसे मैंने बताया वैसे दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जब शूट्स कम से कम फिर से 4 इंची की ना हो जाए, जब तक ये शूट्स 4 इंची की ना हो जाए तब तक हम इसकी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं करते, ठीक है। तो इसको फिर हम इसको कपच्ची लेके यूं इसको लैटरल कर देंगे, मतलब इसको सीधा वर्टिकल कर देंगे और बांध देंगे। नाउ जब यार आप तोड़ोगे इसमें से, तो कोई गारंटी तो है नहीं कि जी मेरे को 3 फूल चाहिए तो 3 ही शाखें निकलेंगी, नहीं, 5 निकल सकती हैं, 4 निकल सकती हैं, कितने भी निकल सकते हैं। तो आपको जब ये आप देखोगे कि भाई ये इतने सारी, जैसे ये है आपकी 3 शाखें हैं, 1 2 3, अच्छा ये 3 तो मुझे चाहिए, तो 3 तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन जब 5 या 7 या 6 निकल जाती हैं, तो आपको ये देखना है कि इसको मैं किस तरह से, कौन सी शाखें रखूं ताकि मेरा गमला जो है वो एक तिकोन सा बन जाए, उसमें फूल जब आएगा तो ऊपर एक तिकोन सा बन जाए, तो देखने में वो सुंदर लगेगा। ये ना हो ना कि 2 शाखें तो आपकी पास पास हैं और एक शाख आपकी दूर है,
तो ये बेढंगा सा गमला बनेगा। इसलिए आप शाखें इस टाइम पे शूट सिलेक्शन करते हैं और आप बाकी शूट्स को निकाल देते हैं। और उनको कब निकालते हैं? जब वो एटलीस्ट इतने बड़े हो जाए, तब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो तब उनको तोड़ने में हमको भी आसानी रहती है और ज्यादा उसमें घाव नहीं रहता है। ठीक है, तो वो आपने निकाल दी। आप ये 3 फूल लेके चलेंगे। अब इसके अलावा कोई भी शूट्स और इसमें से निकले या इधर से निकले, उनको शूट्स को हम निकाल देते हैं, सिर्फ पत्ते रहने देते हैं। देखिए गुलदावरी की बात, गुलदावरी में इम्पोर्टेंस क्या है कि ये पूरी डंडी पत्तों से भरी होनी चाहिए। जैसे ये डंडी है आपकी, ये पत्तों से भरी होनी चाहिए। इतने सारे गैप्स नहीं होने चाहिए, यहाँ से यहाँ गैप। तो ये क्यों नहीं हो? ये तब होता है जब हम इसको छाया में रखते हैं। अगर हम छाया में रखें तो हमारी ग्रोथ इलोंगेटेड होगी। अगर धूप में, भरी धूप में आप रखोगे तो ये कॉम्पैक्ट होके ये इंटरनोडल गैप्स भी छोटी होने लगती हैं। और जैसे जैसे हम फीड करते हैं, इसमें बहुत सारी पत्ते आ जाते हैं और ये फोलिएज से भर जाता है। डंडी एक ही चल रही है आपकी। अब आपने डिश शूटिंग कर दी और फीडिंग कंटिन्यूअसली आपने, जैसे मैंने बताया, एवरी वीक आप फीडिंग करते जा रहे हैं और फीडिंग को वेरी करना है। अब जब आप अगस्त में पहुंच जाओगे, ये सब होते होते ना अगस्त 5 अगस्त 10 तक आप देखोगे कि आपकी हाइट पकड़ ली है और आपने डिश शूटिंग कर दी, मतलब पिंचिंग कर दी। इसको स्टॉपिंग भी कहते हैं। This is also one way of making your plant remain short. So you allow it to, by stopping it, you make the growth pattern change. It stays, it's stagnant हो जाता है इसका growth pattern और वो रुक जाता है। तो कुछ गैप बीच में आ गए आपके, फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ता है और शूट्स आने लगती हैं, फिर से वो शूट्स आपकी चलने लगते हैं। जब आप डिश शूटिंग करते हो तो एनर्जी फिर इन तीनों में जाके इनको रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो फीडिंग हमारी कंटिन्यू हो रही है और ये आपका पानी, जैसे मैंने बताया वैसे आप करते रहें। तो ये जब आप देखोगे बाय द मंथ ऑफ एंड ऑफ अगस्त and beginning of September, you will see that now your 3 branches are very nice and uniform, and they're all 3 moving in the same direction and also at the same rate. ये नहीं होना चाहिए ना कि 2 छोटे हो गए, 1 बड़ा हो गया, नहीं। सो तीनों को एक साथ ही बढ़ रहे हैं और उसी तरह से चलने देना है। अब इसको हमने कहा डिश शूटिंग। सो डिश शूटिंग, ऑल द साइड शूट्स आर टू बी रिमूव्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट you just allow these 3 to grow. Now if you wanted 5, you do the same thing, you allow 5 shoots, you keep 5 shoots and remove all the rest. Now what happens? This is the period of vegetative growth. So with this growth, we continue to give high rate of nitrogen also, and phosphorus also, and potash also. All 3 in a balanced manner will continue to go. Now, by giving neem khali and by giving gobar ki khaad ka pani, and the third thing that I use is Amrit Jal. I found that with Amrit Jal, the growth was just too fantastic. So if you want to stick to Amrit Jal, then you can even do it just with Amrit Jal. And bit of Biovita in between so that you cover the micronutrients. Now, when you will reach the end of August, because of the excessive rains and everything, you will find that a lot of nutrients might have leached. That is why we are going on feeding every 7 days. Why? So that whatever is leached, we are replacing it back, all this nutrients. But still, what happens is towards the end of August, beginning of September, you might suddenly find that the greenness in your plant, जो आपकी वो पत्ते हैं, वो कुछ कम, वो कुछ पीले से पड़ने लगेंगे.
जब आपको लगे कि इसमें हल्का पीलापन आ रहा है तो इमीडिएटली उस टाइम पे एक डोज मैग्नीशियम सल्फेट, एक डोज. So end of August you can start giving magnesium sulfate in between the two waterings. जो 2 waterings आपका मैंने बताए हैं, जो 7th day and 16th day वाले waterings, तो उसके बीच में आपने एक दफे बायोविटा दिया. होल ऑफ अगस्त आप बायोविटा और ये लिक्विड मैन्योर से काम कर लिया. जैसे आप सितंबर पे आते हो, पूरे मंथ की बारिशों के बाद अगर आपको लगे पत्ते आपके इतने हरे नहीं है, तो भी लगे चाहे नहीं लगे, तो भी आप फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक डोज मैग्नीशियम सल्फेट जरूर दीजिए. कई दफे हम लोग अगस्त में भी दे देते हैं अगर हमें लगे कि थोड़ा सा इसका कलर उतना ग्रीन नहीं है, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट 1 टीस्पून, सर कटा टीस्पून to every pot to 1 chrysanthemum we give. Now मैग्नीशियम सल्फेट आपने दे दिया, मान लो आपने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में दे दिया, तो एक हफ्ते बाद आप फेरस सल्फेट दीजिए. Now ferrous sulfate has to be very carefully given. Ferrous sulfate का ये है कि वो मिट्टी में ही गिरना चाहिए, पत्तों पे बिल्कुल एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए. सेम विद मैग्नीशियम सल्फेट, थोड़ा एहतियात बरतोगे और मिट्टी में दोगे और उसमें नहीं पत्तों पे ना गिरे तो ठीक रहेगा. फेरस सल्फेट यदि आपके पत्तों पे गिर भी गया तो वो एक ब्राउन स्पॉट क्रिएट करेगा और आपका पौधा वहीं पे जलने लगेगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बैठने का डर रहता है. तो be very careful. Ferrous sulfate, again 1 teaspoon. Ferrous sulfate is to be given only once. So you can give it once in the middle of September. You give magnesium sulfate in the beginning of September, ferrous sulfate in the middle of September, and then again give magnesium sulfate end of September, and in between your watering continues. This is the way you will look after your large flowering. Now, when you are coming towards October, no, in September, one more thing you can do. Towards the end of August only, थोड़ा थोड़ा सूखा सरसों की खली आप अपने गुलदावरी में देना शुरू करें. जैसे छोटे बच्चे को हम नई नई चीजें चटाते हैं, उसी तरह हम ये गुलदावरी को भी थोड़ा थोड़ा सरसों की खली चखाने लगेंगे. जब वो ये थोड़ा बहुत सूखा सूखा एक टीस्पून पहले आपने डाला, फिर अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं. By end of September या middle of September you can make a dilute liquid manure of सरसों की खली. गुलदावरी, डेलिया, they love सरसों की खली. So you can give सरसों की खली का liquid manure. जब आप नीम खली, बोन मील का वो बनाते हो liquid manure, तो थोड़ा सा उसमें सरसों की खली भी डाल दो और फिर उसको डाइल्यूट करके आप सितंबर में ये फीड अब आप देने लग जाओगे अपने गुलदावरी में. जैसे ही आप पहुंचते हो अक्टूबर पे, तो आप देखोगे अब दिन छोटे हो रहे हैं. देखो, equinoxes is on the 21st of September. That means equal day, equal night. Thereafter, nights are getting longer and day is getting shorter. So when you come to October, already it is established that the day is smaller and the nights are longer. Now, when this process starts taking place, so the chrysanthemum has an inbuilt sensor. It is a photosensitive plant. So you will see there's a difference in the light also. Why is that? Because after the equinox, then you will see that now the sun is overhead. Now the sun is overhead and it is slowly the Earth's axis is moving. Sun doesn't move, we all know that. The Earth's axis moves, so the sun starts going towards the Tropic of Capricorn. So now the rays of the sun are oblique.
So the power in the sun's rays are also reducing a bit. So that is the time that the plant, which is photosensitive and finds that the day is short and now the nights are getting longer, about 14 hours का night हो रहा है, darkness is more, it springs a bud. So the bud formation starts taking place. Now when you see that it's about time that the bud formation is going to start taking place, so by end of September now you will change your pattern of feeding. Now it will be enough for vegetative growth. जितना उसमें पत्ते आने थे आ गए हैं, अब वो सारा एनर्जी बड में डालेगा, तो आप अपना फीड चेंज करिए. अब आप उसमें ज्यादातर 0 नाइट्रोजन, 54, 32 या क्या है, आई नेवर रिमेम्बर द नंबर्स, बट जो भी है 0 नाइट्रोजन वाला NPK you start feeding your chrysanthemums. Again 1 teaspoon to 1 liter of water, and you can spray it on all your plant or water the soil. You can do either of those two. Start giving a more potassic and phosphorus feed. So if you want to go to completely organic and you don't want to do that, then you have a lot of options. Rashmi, thank you. 52-34. I always forget it. मैं उसको 54-32 करती हूँ. But whatever, you understand me. So या तो वो वाला दे दीजिए. 0050 आप दोगे जब बड फॉर्मेशन हो जाएगा, बड कुछ अच्छे साइज का हो जाएगा, then to make your the color vibrant, then you can give 0050 to your chrysanthemum. But till the bud formation, you will give 050 to 34. Or you will make banana tea, or cut your banana peels as many as you can. खूब केला खाओ, पड़ोसियों से भी केले ले लो और उसके जो पत्ते हैं, आई मीन छिलके हैं, वो बारीक बारीक काट लो, उसको भी आप लिक्विड मेन्यू में डाल दो या उसका अलग से टी बना दो. उसके अच्छा वाला उसका टी बन जाए तो वो फीड कर दो अपने सारे प्लांट्स में. कहीं से खूब सारा राख इकट्ठा करो और राख डालो आपके गुलदान इसमें. अगर आप अमृत जल करते हो ना, तो इन सब चीजों की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. एंड आई फाइंड दैट इट मेक्स अप फॉर ऑल दैट. Also your BioVita also has a little bit of potash and also has phosphorus in it. So you continue to give it like that. Safest is of course the 050 to 34. This is a very good way of giving the right balance. Then you will find कि by the 10th of October, 12th of October, this I am लगभग telling you because nowadays timings have changed a lot. पहले हम लोग बिल्कुल टाइम के हिसाब से कहते थे 10 अक्टूबर को आप पानी गुलाबों में पानी देना बंद कर दीजिए और फिर आप उसके प्रूनिंग करिए. लेकिन अब हम वो सब नहीं कह सकते बिकॉज अब बिल्कुल टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं और टेम्परेचर्स भी बहुत हाई हो गए हैं और वो उनको लो होने में भी टाइम लगता है. तो बट आप अब पौधे के अनुसार देखिए, जहाँ पे आपने देखे अरे इसमें कलियां फॉर्म हो गई हैं, तो आप उसको सरसों की खली वाला पानी दीजिए और बीच बीच में ये केले बनाना का टी और पोटाश वाला देखिए. मैं इवन आई थिंक पंत साहब और somebody told us that परवल के छिलके में भी बहुत सारा पोटाश होता है. तो अब आप देख लो, आई थिंक केले में पोटाशियम होता है और फास्फोरस आपको बोन मील से मिल जाता है या रॉक फॉस्फेट से मिलता है. सो बनाना टी से आपको पोटाश खूब सारा मिलेगा. तो ये कि इसके परवल के छिलकों में भी बहुत पोटेशियम होता है. तो वो छिलके अगर आप छिलका काट के या उसको कद्दूकस करके मतलब छील के आप अगर अपना परवल वैसे खाते हो, मैं तो छिलके समेत खाती हूँ, तो अगर आप वैसे करना चाहो तो even if you take 1 kilo of parwal even now, dry it in the sun, then you will find that you can powder this and keep this also as your potassium. Okay, so you can use that. यार स्त्री वाले से राख ले लो, सबसे बढ़िया वो होता है, और उसको छान लेना थोड़ा सा,
तो लकड़ी का कोयला जो अलग पड़ा होगा वो अलग से यूज करो, पत्थर के कोयले को अलग निकाल दो। और ये जो राख है ये भी बहुत अच्छा है आपके उसके लिए। तो इस तरह से आप फीड करोगे। जब आप पहुंचोगे कि बर्ड आपकी अच्छी ओपन साइज की हो गई है, सो बड़ी हो गई है बर्ड, और आपको पता है कि अब ये थोड़े टाइम में खिलने वाला है, तो उससे 1 हफ्ते पहले आप इसको थोड़ा सा डोज दे दो जिंक या बोरॉन, जिंक एंड बोरॉन, सॉरी। तो मेरे बायोवीटा में जिंक भी है, बोरॉन भी है। तो अगर आप अलग से देना चाहो तो थोड़ा सा जिंक और बोरॉन दोगे तो आपकी कलर में बहुत रौनक आ जाएगा। और वो आप जब देखोगे ये खुलने वाला है, तब आप वो 0-0 वाला एनपीके दे सकते हो, ताकि इसका कलर एनहांस हो जाए और ब्राइट हो जाए इसका कलर। और इस तरह से आप जैसे ही देखोगे कलर दिख रहा है बर्ड में, तो आप सब फीडिंग रोक के बस अब आप एंजॉय कर सकते हो अपने प्लांट्स। अभी मैंने पेस्टिसाइड का कुछ नहीं बताया, पेस्ट का भी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा गुलदावरी में जो है ना फंगस लगती है। और एक मैं आपको फिर से अपना गमला दिखाना चाहती हूँ। अब आप ये देखेंगे जब इतने लो लेवल पे होता है तो पानी जब दिया जाता है तो इसके ऊपर मिट्टी, ये देखो ये मिट्टी ऊपर आ गई ना, बिकॉज ये बारिश में थी, तो ये बारिश में है तो फिर इसके ऊपर मिट्टी आ जाती। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये मिट्टी ना आए बाय गिविंग वाटर इन योर गमला हियर। हाथ लगा के भी माली लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ डाल के पाइप ऐसे छोड़ते हैं ताकि पानी इधर ही को जाए और पत्तों पे न जाए। नहीं तो क्या होता है, पानी यूं डाल देना तो छींटा इसके ऊपर, ये पत्तों के ऊपर आ जाता है। जैसे इसमें आप देखिए इतनी मिट्टी है इसमें। अब ये जो मिट्टी है ये यहीं से कोई पैथोजेंस जाते हैं, उनको लाइव वेन ये दिखाई दे रहा है, उसमें बैठ के उसको खाते हैं, तो फंगस आपको इसमें हो जाता है, नोन एज सेप्टोरिया। सेप्टोरिया में क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई सेप्टोरिया, पत्ते के ऊपर छोटा सा ब्लैक स्पॉट होगा, फिर अगले दिन आओगे तो वो बड़ा स्पॉट हो गया, फिर तीसरे दिन और बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा होता जाता है वो स्पॉट। और पत्ता जो है वो आपके प्लांट पे ही लटका ऐसे रहता है, गिरता नहीं है, वो लटका रहता है। इससे आपको पता है आपके प्लांट को सेप्टोरिया हैज अटैक। इमीडिएट फंगिसाइडल attention has to be given and you spray fungicide on it. If you do not have any such problem, then everything is fine. Even then, as a precautionary measure, give it a spray once a month. Once a month of any fungicide you can give, and you vary it. Say if you're using Bavistine, then next time you use Ridomil, third time you use Dithane, and fourth time you use Newon. Like that, if you go on varying them, so some pests and some fungus are kept under control. Now you say, no, I don't want to do any chemical, I'm only going organic. So then cow urine dilute करके भी आप स्प्रे कर दो अपने प्लांट। डाइल्यूट करना, नहीं तो जला देगा आपके पौधों को। एकदम उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करके स्प्रे करोगे तो उसकी स्मेल से, उससे कोई फंगस, और फंगस तो बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर आपका वो भी है छाछ को ले लीजिए, उसको एक घड़े में डाल के 3 दिन उसको खट्टा होने दीजिए, तो फिर उसको आप पानी डाल के, नो नॉट फ्रेश काउ डंग नम्रता, नॉट फ्रेश काउ डंग, आई एम टॉकिंग ऑफ काउ यूरिन। देसी गाय का यूरिन जो आजकल बहुत हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप यूज करिए। नहीं तो आप लोग नोएडा के हो, बीजोम से आप वो अग्नि अस्त्र और इतने सारे अस्त्र हैं उनके पास, वो यूज कर लीजिए। अगर आपको ये भी नहीं, एनपीके भी नहीं यूज करना, तो पूसा इंस्टीट्यूट से आपको ऑर्गेनिक वाले एनपीके भी मिल रहे हैं। सो आपके पास बहुत कुछ है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एनपीके डालिए या ये डालिए या पोटाश डालिए। सो वो आप देख लो, आपको ऑर्गेनिक मेथड यूज करना है
तो पूछ लीजिए ऑर्गेनिक फॉस्फोरस चाहिए मुझे, रॉक फॉस्फेट मिल जाएगा आपको, वो यूज कर लीजिए. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. ओके, नाउ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो फीडिंग का हो गया. And now the other very important thing, first I've told you, please do not, please see that the 14 hours of night light is night light. मतलब ये नहीं कि कहीं से कोई लाइट, कहीं का एक बल्ब जल रहा है, कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही है, वो सब अगर होता है तो आपको एक काला कपड़ा उनके ऊपर डाल देना है ताकि कोई भी इतनी सी भी लाइट अंदर ना आए. तो इसका आपको पूरा वो व्यवस्था करनी पड़ेगी. और लास्ट ऑफ ऑल, now I've forgotten what was last of all anyway. So this is how you will, yes, last of all is your staking. It is very important. It's very important that you stake your plant. Now you can see I have already staked it at this height only. You don't have to do it at this. I just wanted to show it to you. But when the plant is about this height, already niche root system would have formed. That's why I put the stake abhi se, so that roots will work around it. And when it's this high, then I try to pierce it through. I might damage some roots. So stake it and let it grow. Now the plant has grown. Now the flower bud is somewhere here. Okay, it's here. So now I will cut this stake under the flower bud. So the flower bud ऊपर है और मेरा stake यहाँ पे है नीचे. So इसको लंबा रखने में एडवांटेज ये है कि बाद में मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको मैं काट सकती हूँ. तो हमेशा बड के नीचे जो उसकी गर्दन है वहां पे आप अपना स्टेक रखिए और बाकी स्टेक को काट दीजिए और इसको लूजली बांध दीजिए यहाँ पे ताकि वो इसको डैमेज ना करे बड को, बट वो लूजली यहीं पे रहे तो प्लांट भी इधर से उधर नहीं होगा, वो उसी थोड़े से धागे में बंधा रहेगा. तो इस तरह से आप लार्ज फ्लावरिंग को स्टेक करोगे. 3 होंगे तो 3 स्टेक्स, 1 here, 1 here, 1 here. 3 स्टेक्स आपके लगेंगे और तीनों और डंडियां, तीनों आपके जो स्टेम्स है वो इन पे बंधेंगी. अगेन जहाँ पे फ्लावर है उसके नीचे आप उसको काट दीजिए और इसको हल्के से बांध दीजिए. इसको आप ग्रीन पेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज इट विल लुक गुड. धागा जो यूज करें वो ग्रीन यूज करें तो इट विल लुक प्रोफेशनल एंड इट विल लुक नीट. Now let's come back to quickly to the jhadi wale. So now let me just show you my jhadi wala gamla. You can see the jhadi. 1 minute, let me also see. ये झाड़ी वाला गमला है. देखिए अगर आपने, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फरवरी मार्च में अगर आपने लगाया होता और उसकी शक्कर और फिर उसको आपने पिंचिंग करते 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 ये इसकी लेवल पे आपने झाड़ी बना ली तो ये दिस इज द प्रेजेंट condition of that jhadi. But if you have not done it, then you will find once again that you would have got, देखिए ये जो है ये झाड़ी का ही है लेकिन ये अभी का लिया हुआ है. तो आप लोग अभी, आप लोगों के पास जिनके पास पहले से आपको जानकारी नहीं है तो आप 3 लेके आएंगे और 3 को इस गमले में रखेंगे. इवन माय फेलो हैज नॉट प्लांटेड इट प्रॉपर्ली. इट शुड बी हियर, हियर, हियर. सो दे आर 3 in 3 different places. तो फिर ये एक साथ बढ़ेंगे तो इनकी हम झाड़ी बनाएंगे. तो और कुछ नहीं तो ये इतनी तो झाड़ी बन जाएगी, इतनी झाड़ी बन जाएगी फुल ऑफ फ्लावर्स. तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ये वैरायटी को आप सेव कर सकते हैं.
ये मैंने भी इसलिए लिया था क्योंकि ये वैरायटी मेरे पास नहीं थी, तो अभी मैं लेके आई। अब आपके जो झाड़ी वाले हैं, तो एक मिनट, now this is your jhadi, the one which you had done in the month of February and you had got it. Now ये जो झाड़ी है, इसकी इस वक्त जो दशा है, तो इसको भी हम उसी तरह से पालेंगे जैसे हम अब अपने लार्ज फ्लावरिंग को बता रहे थे। उसी तरीके से पानी हमने देना है। जब आपको लगे कि इसके ऊपर की पत्तियां थोड़ी सी मुरझा सी रही हैं, उस टाइम हम इसको पानी देंगे, तो वाटर स्ट्रेस ये भी सफर करेगा। दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा काम जो है वो है कि इसको हमें पिंचिंग करना। अब ये मैं थोड़ा सा आपको और पास से दिखाती हूँ। हाँ, अब आप ये देखें, ये पूरी झाड़ी को हमें डोम शेप बनाना है। तो अगर हमें इसको डोम शेप बनाना है, तो ये नीचे की जो इसकी ब्रांचेस हैं, इनको हार्ड प्रूनिंग करनी है, क्योंकि ये लो रहती हैं। तो इनको हार्ड प्रूनिंग से मेरा मतलब है, जब ये 4 से 6 पत्ते आप इसकी निकाल सकते हैं, यूं करके 4 से 6 पत्ते आप निकालेंगे। सो ये हार्ड प्रूनिंग है, इसकी हार्ड प्रूनिंग हम करते हैं। और ये बीच वाले इस वाले हिस्से में हम मीडियम प्रूनिंग करते हैं। तो वहां 6 पत्ते निकालें, तो इसमें से हम मैक्सिमम 4 पत्ते निकाल सकते हैं। मीडियम प्रूनिंग। सो ऑल अराउंड आई विल डू इसकी पिंचिंग, इसको पिंचिंग कहते हैं। तो ये जितना मैं ये पिंचिंग करती रहूंगी ऊपर से, उतना ये और घना होता जा रहा है। तो अभी तो मेरे पास पूरा अगस्त का महीना पड़ा है, पूरा सितंबर का महीना पड़ा है फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। तो ये पूरी झाड़ी इतनी बड़ी हो जाती है इसकी, इससे अबाउट I should say it is almost 1/3 on this side and 1/3 on that side it will grow. टॉप पे जब आओगे, क्योंकि हमें इसको ऊपर को लंबा रखना है, हम बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब जो इसके ऊपर ये तो 4 आपकी हैं, इसके ऊपर ये जो न्यू ग्रोथ है, बस इसको निकाल देंगे। तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग हम करेंगे ऊपर इसकी, और मीडियम प्रूनिंग करेंगे यहाँ पे, और हार्श प्रूनिंग करेंगे यहाँ पे। Then you will find that this jhadi will come nice and big. This is again, the feeding is done in the same manner. You will still continue to do the same kind of feeding. वही सरसों की गोबर की खाद का पानी, या सरसों नीम खली और बोन मील का पानी, whole of August you are going to continue to give that every 7th day इसको feed with Biovita and all. जैसे उसको बताया वैसे ही इसको भी feed करते रहना है। इसमें additional काम ये है कि मुझे pruning भी साथ साथ करना होता है। तो इसकी pinching भी मुझे करते रहना है। जितना मैं पिंचिंग करूंगी उतना घना होगा, क्योंकि मैंने इतनी फीडिंग भी तो मैं दे रही हूँ इसको। फीडिंग देते देते वो इतना बड़ा झाड़ी बन जाता है। और फिर अगेन वही चीज करना है, क्योंकि अक्टूबर 10 या इसमें थोड़ा और लेट आता है बर्ड्स, सो आप सोच सकते हो 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक इसमें बर्ड्स आने लगते हैं। वो फ्लावर आपको पिंचिंग जो स्टॉपिंग करते हो, वहां से आप लगभग सोच सकते हो 45 to 50 डेज के बाद उसमें ब्लूम आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा और टाइम लेता है। तो जैसे ये पिंचिंग आप by the end of 3rd week of September you stop pinching. You have to stop pinching and now just let it grow. Whatever is left, it will grow.
Then from October, you are changing it. Now you are concentrating on the bud formation. And then you continue to do it. Now, as far as buds are concerned, I forgot about disbudding. In large flower, first one flower वाला, तो एक फ्लावर आपका बड फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ 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 छोटे 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 बड्स आते हैं. ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनल. ये टर्मिनल बड है. जो जिसमें हमने स्टॉप किया था और 3 लिए थे, वो क्राउन बड्स है, फर्स्ट क्राउन बड्स. बट इसमें जो हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस आपको पिंचिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो बड्स आते हैं ना, वो मल्टीपल क्राउन बड्स है, मतलब टू द nth पावर तक के क्राउन बड्स है, क्योंकि इतनी दफे हमने उसकी पिंचिंग कर ली. तो ये जो टर्मिनल बड जो आएगा लार्ज फ्लावरिंग में, बड़े वाले फूल में, सिंगल वाले में, तो उसके साथ साथ जो छोटे 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 और बड्स आएंगे, तो उनको हमने निकालना है, क्योंकि हम एक ही फूल ले रहे हैं और सारी ताकत हम इस एक फूल में डालना चाहते हैं. तो ये जब छोटे वाले थोड़े मटर के दाने जितने भी हो जाएं, तब आप उनको अपने उससे निकाल सकते हैं. उससे छोटे में अगर आप रब करने की कोशिश करोगे, तो ये हो सकता है ये टर्मिनल बड को आप डैमेज करोगे. तो इसलिए अलाउ दीज छोटे वंस टू ग्रो अ लिटिल, और जब ये दानादार हो जाए, जितने मटर के दाने, फिर उसको आप निकाल के सिर्फ इसको रहने दें. ठीक है. जहां आपने 3 लिए, तो हर एक डंडी पे एक ही फूल आएगा. तो अगेन वो एक फूल के साथ साथ जब छोटी 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 कलियां आएंगी, उनको आपने रिमूव करना है. और ये सेंट्रल बड जो क्राउन बड है, आप इस क्राउन बड को आपने सेव करना है, और बाकी ये सब छोटू छोटा, so that all the energy, as I told you, goes to these bud. Now इसके अलावा क्या होता रहता है कि थोड़े थोड़े शूट्स आने लग जाते हैं, और उनमें भी छोटी छोटी कलियां आती हैं. कुछ हम लोग उस टाइम लालच खा जाते हैं, हम कहते हैं चलो फिर ये खत्म हो जाएगा तो ये तो होगा ना. But you will spoil and you will deprive this one from the full strength it can get. So remove them. Just remove the shoots also and remove the buds also. So no extra buds. बस उसमें वही बड आप रहने दें. जब आप झाड़ी पे आते हो, झाड़ी में भी वही होता है, हर एक में एक क्राउन बड होगा और उसके साथ साथ छोटे छोटे और बड्स आएंगे. अब आप इधर आपको क्राउन बड को निकालना है, और ये जो छोटे छोटे बड्स हैं, इसमें वीक वालों को निकाल के जो थोड़े स्ट्रॉन्गर है उनको रहने दीजिए. कई लोग क्या करते हैं, क्राउन बड को रखते हैं और ये छोटे वालों को सब निकाल देते हैं. ये भी हो सकता है. इसमें क्या होता है, जब आप क्राउन बड को रख के और छोटे वालों को निकाल देते, there may be a little gaps in between the flowers. But if you remove this crown bud and allow these छोटे ones, उसमें सिलेक्शन करके 2 या 3 स्ट्रॉन्ग वंस रखोगे, तो आपके बिल्कुल भरा हुआ फूल से आता है. ऊपर एकदम पूरा भर जाता है और फूल ही फूल दिखते हैं आपको, और कुछ नहीं दिखता है. तो इस तरह से आपको डिसबडिंग करनी बहुत जरूरी है और डिस शूटिंग करनी बहुत जरूरी है. इसमें आपको पता है, अब झाड़ी वाले में अलग किस्म से डिसबडिंग होती है और उसमें अलग किस्म से डिसबडिंग होती है. देन लास्ट ऑफ ऑल इज स्टेकिंग. अब सब झाड़ियों में अभी से मैंने स्टेक्स लगा दिए हैं, ताकि मेरा प्लांट इधर से उधर ना हो. क्या होता है, जोर से बारिश पड़ी तो बीच से बारिश जब पड़ता है तो पौधा 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है. फिर उसको आप कितना भी कोशिश करो, उसको जोड़ के, माली लोग बांध के, हमने देखे हैं ना फ्लावर शोज में, इतनी अगली तरीके से वो आते हैं. तो अभी से आप स्टेक करके उसको बांध दोगे ना, तो वो उसी लेवल पे रहेगा. और जैसे जैसे बांधना आपको लूजली है, तो वो बढ़ता भी जाता है और लूजली आपकी बंधाई के अंदर अंदर ही रहता है. तो ये बांधने का भी ये एक कला है और हर कोई नहीं करता है. मालीज भी स्पेशलाइज्ड मालीज होते हैं जो करते हैं ये बांधने का काम. हर एक लेबर और वो कोई नहीं कर सकता. इसके लिए
अलग से माली लोग ही, ऐसे स्पेशल गुलदावरी वाले माली है, वो ही इसको स्टेक करके और इसकी बंधाई करते हैं ताकि इसको पूरा आराम से ये एक झाड़ी उसके अंदर है। बाकी इसमें भी वही पेस्टिसाइड्स का और फंगिसाइड्स का आपको ध्यान रखना है। वेरी ऑफन हम लोग तो वंस अ मंथ फंगिसाइड भी डालते हैं, उसी में कोई पेस्टिसाइड भी डाल के उसको स्प्रे कर देते हैं ताकि दोनों में से कोई भी चीज हमारे आसपास ना फटके। बिकॉज इंसेक्ट्स फंगस लाते हैं और फंगस जो बीमारी क्रिएट करती है उसमें सिक्रीशंस जो निकलते हैं इंसेक्ट्स के लिए वो भी बड़ा अच्छा रहता है, तो वो भी आते हैं। तो इसलिए we have to do a double pronged attack and kill both of them, and that is how we will be able to grow our chrysanthemum. Now, don't think it is so complicated. Now I want to tell you all this. What I've told you is technically what you should be doing. But if you miss out on something, मान लो आप हर हफ्ते नहीं देख पाए, आपने 15-15 दिन में भी दे दिया तो कोई हर्जा नहीं है, उसमें भी प्लांट अच्छा आएगा, उसमें भी फ्लावर बढ़िया आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस ना, एक आप तैयार होते हो घर में ही किसी को मिलने के लिए और एक आप तैयार होते हो अलग से पार्टीज में जाने के लिए। तो ये वो वाली बात है, क्योंकि जो एग्जीबिशंस में जाते हैं और एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं उनके गमले, प्रोफेशनल्स जो हैं उनके गमले नेचुरली उस लेवल के होते हैं। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें वीकली फीडिंग करें और उसका ध्यान सब तरीके से ध्यान रखें तो वो हो जाता है। बट अगर आप किसी वक्त आपने कहा ओ ये वाला फीड तो मिस ही हो गया, कोई हर्जा नहीं है। ऐसे कोई ये नहीं है कि प्लांट उगेगा नहीं, प्लांट नेचर की देन है, वो अपने आप उगता भी है और वो अपनी खुराक ले लेता है कहीं ना कहीं से। बट आप जब गार्डनर हो और आप सीख रहे हो तो अच्छी तरह से सीख लो। और इस बार ही हो सकता है आप उतने बड़े झाड़ी नहीं बना पाएंगे, हो सकता है आप छोटा ही बना दो, कोई हर्जा नहीं। आप 3 लगाओ गमले में, 10 इंची के गमले में, और 12 इंची तक जाओ ही मत। हम लोग फिर भी ये 12 इंची में डालेंगे तो और बड़ी झाड़ी हो जाती है हमारी। बट नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल डू इट, फिर आप 12 इंची का भी आप एम कर लोगे, हो जाएगा आप लोगों से सबसे। So I have a full confidence that all of you will do perfectly well. So I hope now you can throw your questions at me, whatever you like. इनको थोड़ा सा ओपन कर दें या हैंड, they'll raise their hands for questions. Yeah, they can raise their hands, or Yeah. I can unmute all maybe. नहीं वो फिर बहुत वो हो जाएगा, right? हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। Yeah, but thank you so much श्यामा जी, बहुत ही अच्छे तरह से बताया। होप सब अच्छे से ग्रो करेंगे इस बार क्रिसेंथेमम्स। Yeah. Members, any question you can please ask. Can I ask one please पूछिए question? या सुमन। सुमन जी। Hello. बोलिए। माथुर, can I ask one question? खाली और वो भिगोती है तो बदबू बहुत आती है। आप अमृत पानी में आपकी से मुझे बहुत बदबू आ रही थी, उसको मुझे फेंकना पड़ा। किसको? उसका रीजन क्या? अमृत पानी बनाया था गोबर का और गुड़ डाल के जो बनाते हैं अमृत पानी, वो बनाया था, उसमें इतनी बदबू आई कि मेरे नेबर चिल्लाने लगे कि बहुत बदबू आ रही है, उसको मुझे फेंकना पड़ा फिर। तो उसका रीजन क्या मुझे समझ नहीं आया, कभी नहीं होता था, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बिकॉज आपने चलाया नहीं, उसको चलाते रहना पड़ता है ना, 12 दफे यूं और 12 दफे उल्टा। जितना ऑक्सीजनेट करोगे ना कोई चीज को तो उसमें बदबू नहीं आएगी। ऑक्सीजनेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको चलाना बहुत जरूरी है। श्यामा जी 1-2 बार चलाया था दिन में, ज्यादा बार तो नहीं चलाया था। कितनी बार चलाना चाहिए? 12 दफे एक दिशा में और 12 दफे दूसरी दिशा में। ठीक है, थैंक यू। नम्रता जी, यू कैन आस्क। फोन का काम पड़ेगा आपको प्लीज। श्यामा जी, आपने जो अपनी झाड़ी दिखाई अभी, आप कह रही हैं कि आपने 1 महीने 2 महीने पहले से पिंचिंग शुरू की है, तो
नहीं, ये तो फरवरी में लगाई है और होल ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई is gone into various stages. It was in 4 inch, then it was in 6 inch, all constantly being pinched. So you have to continuously keep pinching from 4 inch to 6 inch, 6 inch to 8 inch, 8 inch to 10 inch. Right now it's in 10 inch. Now in the next month, I will put it in a 12 inch pot. But pinching has to continue. So अभी जो हम लोग लाएंगे, हम तो रेडीमेड सैपलिंग्स लाएंगे, तो उनकी फ्लावरिंग और आपकी झाड़ी की फ्लावरिंग एक ही टाइम पे होगी करीब करीब? होगी तो एक ही टाइम पे, बट ये होगा, हाँ नहीं हो जाएगा, ओनली आपकी झाड़ी छोटी होगी और ये बड़ा, तो दैट्स व्हाई आई सेड कोई हर्जा नहीं है, आप 3 लगाइए. ओके. और one color, one variety, put 3 in a 10 inch pot and then keep training it, keep pinching it. Okay. Thank you. Thank you. Rashmi ji, you can unmute yourself. Hello, ma'am. You have gave a very informative session. And one thing I like to add, जैसे मैम आपने बताया कि क्राइजेंथेमम is the photoperiodic plant, तो इसमें complete dark night भी चाहिए. बिल्कुल. As I know, है ना? बिल्कुल. So then we have also avoid the any kind of light in our garden also, because it is the short day plant. Because many times we do that wrong thing कि अपने garden का light on कर देते हैं, है ना? And this is the very important thing to the photoperiodism, that is the short day plant. It require very long night for the bud initiation. As I am right, ma'am? Yes. Absolutely, okay, absolutely. That is what is the whole reason why when the nights become 14 hours, then you will see that the bud will initiate. Okay, thank you, ma'am. So anyone else? So I think it's done. Thank you. Welcome. Thank you, Nisha. I hope I have not made it too complicated. And all queries are sorry? I said I hope I have not made it too complicated कि लोग डर के भाग ही जाएं, but ऐसा कुछ नहीं है. एक दफे हिम्मत करने की बात है, फिर धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस पूछना है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगी उनको. Yes, sure. नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. ऑल्दो मैं भी क्रिसेंथेमम्स आई ऑलवेज बाय फ्रॉम नर्सरी, खिले खिलाए लेके आते हैं, बिकॉज आई नेवर ट्राइड दैट वे. So इस बार I will definitely try. I guess members will also try. Yeah, I and hope will so. show you good results. And we are now very, now we are going to have a chrysanthemum show. I want to put up one whole section for all the members of FSN so that they can show their how much effort they have made, and we'll keep a separate section for the amateurs. So you don't have to worry and think, "Arey, hum kya compete karenge inke?" There is no competition. First of all, you will, when you will come, you will see कि ये मेरा छोटा सा बच्चा ऐसे बड़ा कैसे हो सकता है. So next time you will do that. That is how we learn. हम भी ऐसे छोटे छोटे लेके जाते थे, फिर डागा जी इतने बड़े बड़े लाते थे, फिर लक्ष्मी जी से सीख के हम लोगों ने अब हम बनाने लग गए कि हम लेक्चर दे सकते हैं. अगर लक्ष्मी जी होते तो हो सकता है वो मुझे टोक भी देते, बट मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी. हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था. सो प्लीज डोंट गेट इंटिमिडेटेड एंड फील कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है. ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे और फूलों के लिए भी रखना पड़ता है, तो आप कर सकते हो. Very, I hope members must have enjoyed this talk, and सब अपना अपना अब इस बार क्रिसेंथेमम रेडी करेंगे पॉट्स. सबने अनुराग जी से आई गेस बहुत लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं. अनुराग जी से, CIS में तो अभी भी अवेलेबल हैं. सो जिन्होंने नहीं लिए दे कैन बाय फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब. Okay, thank you so much, Shama ji. Thank you, Nisha. For like more and more chrysanthemums in our gardens.
Yes. And thanks to Anurag ji for supplying them all to us, because Yes. Delhi में अच्छे वाले plants मिलने बड़े मुश्किल हो गए हैं. Very मुश्किल So है, very it's true. very nice, and Very thank you to him for supplying. And I saw his catalog had very good varieties. So please Yeah, try I have and it. now, you know, slowly collect good varieties. Yeah, very true. Okay, thank you. Thank you, Namaskar. Shamati. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Vivek. Thank you, Vivek. Okay. Thank you, members. Okay.